एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको ट्रिक्स की हेल्प से कैसे याद रखें। ठीक है, तो अपने उसी फ्लो में चलेंगे कि पहले डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन और फिर डाई नाइट्रोजन की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, कि डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, बनाया कैसे जाता है। देखो, डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन के लिए जो रिएक्शंस हैं उनकी एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं कि पॉसिबल वाटर निकाल के एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। ठीक है, पॉसिबल वाटर निकाल के एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। अब इसको अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो पहली रिएक्शन है कि NH4Cl और NaNO2 की रिएक्शन कराएगी। ठीक है, NH4Cl और NaNO2 की रिएक्शन कराई। अब मैंने क्या बोला, पॉसिबल वाटर निकाल के एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। अब इसमें से, इस पूरे में से पॉसिबल वाटर निकाल देते हैं। अब पॉसिबल वाटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, H2O। ठीक है, H2O चाहिए। अब इसमें देख लो कितने H2O निकल सकते हैं। देखो, हाइड्रोजन यहां पे है हमारे पास 4 और यहां ऑक्सीजन है 2 और कहीं पे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ये है 4 हाइड्रोजन, ये है 2 ऑक्सीजन। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, 2। ठीक है, अब देख लो बचा क्या। अब इसमें से हाइड्रोजन जो है वो वाटर में चले गए, तो बचा क्या, नाइट्रोजन और क्लोरीन। अब इसमें से जो ऑक्सीजन है वो वाटर में चले गए, बचा क्या, सोडियम और नाइट्रोजन। अब मैंने क्या बोला था ट्रिक में कि पॉसिबल वाटर निकाल के एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। अब देखो, इसमें से फेमस मॉलिक्यूल क्या निकल रहा है पूरे में से, इसमें से निकल रहा है NaCl। NaCl, अब ये एक फेमस मॉलिक्यूल हो गया NaCl। तो बचा क्या हमारे पास, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये डाई नाइट्रोजन होगी। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बन गई हमारे पास, NH4Cl प्लस NaNO2 की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये सबसे पहले मिला ये वाटर और क्या मिला, NaCl। NaCl और क्या मिला, डाई नाइट्रोजन। तो ये होगी डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की पहली रिएक्शन। अब डाई नाइट्रोजन के प्रिपरेशन की फर्स्ट रिएक्शन हो गई। अब करते हैं सेकंड रिएक्शन, इसको हमने करना है हीट। अब देखो, सिंपल सी अपनी वही ट्रिक, पॉसिबल वाटर निकाल लो और एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। अब देखो, इसमें से पॉसिबल वाटर कितना निकल सकता है, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 8 और ऑक्सीजन कितने, 7। बट हाइड्रोजन 8 है तो पॉसिबल वाटर कितना निकल सकता है, 4H2O। 4 इंटू 2 ये 8 हाइड्रोजन हो गए। मतलब यहां से सिर्फ हमारे 4 ऑक्सीजन जाएंगे, 3 बच जाएंगे। ठीक है, 4 ऑक्सीजन, 7 में से 4 ऑक्सीजन चले गए वाटर में और 3 बच गए। यहां 8 हाइड्रोजन थे, 8 के 8 चले गए यहां वाटर में। तो यहां हमारे पास बचा क्या क्या, देखो NH4 2 बार था, अब हाइड्रोजन तो चले गए वाटर में, तो बचा क्या, यहां पे 2 नाइट्रोजन बचे और यहां क्या बचा, Cr2O3। अब मैंने क्या बोला, पॉसिबल वाटर निकाल के एक फेमस मॉलिक्यूल निकाल दो। अब Cr2O3 एक फेमस मॉलिक्यूल है तो ये हमारे पास बन जाएगा डाई नाइट्रोजन। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, इसको अगर हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस ये हमारे पास बन गई डाई नाइट्रोजन प्लस ये क्या हमारे पास एक हमारा फेमस मॉलिक्यूल, ये है Cr2O3। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, जो थर्ड रिएक्शन एनसीईआरटी में डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन के लिए दी है वो है बेरियम अजाइड को हीट कर दो। अब इसमें देखो, इस कंपाउंड में एक बेरियम है और एक नाइट्रोजन है। ठीक है, रिएक्टेंट में एक बेरियम है और एक नाइट्रोजन है। तो रिएक्टेंट में जो चीजें हैं वही तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगी। सिंपली एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि इन दोनों को अलग कर दो, इन दोनों को अलग कर दो। ठीक है, बेरियम था, नाइट्रोजन था, इन दोनों को सिंपली अलग कर दिया, ये हमारे पास डाई नाइट्रोजन बन गई। तो ये सिंपली थर्ड रिएक्शन थी। अभी हमने कंप्लीट किया डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन वाला पार्ट और अब हम करेंगे डाई नाइट्रोजन की रिएक्शंस। डाई नाइट्रोजन की रिएक्शंस की ये 4 रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई हैं और सिंपल सा फंडा है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसी को तो जोड़ तोड़ के हम प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, जो रिएक्टेंट है उसी से बना दो सिंपली प्रोडक्ट। ठीक है, देखो पहली रिएक्शन लिथियम है और नाइट्रोजन है तो इन्हीं को जोड़ के बना दिया हमने प्रोडक्ट लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, यहां मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है तो इन्हीं को जोड़ के एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। अगर रिएक्टेंट में हमारे पास ये दो हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, इनको जोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, अमोनिया। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की एक ही पॉसिबिलिटी बनती है तो उसी को मिला के बना दो। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, जो भी अमोनिया के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैंने उसी से कुछ क्रिएट किया है, बस आपको थोड़ी देर वो देखना है। सिंपली एक एक रिएक्शन याद करवाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ अमोनिया। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे प्रिपरेशन कि अमोनिया को हम बनाएंगे कैसे। ठीक है,
प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया कैसे करेंगे? तो इसका फर्स्ट मेथड है कि हम अमोनिया को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम यूरिया। फ्रॉम यूरिया। अब इसको याद कैसे रखें? देखो, हमें यूरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है, NH2CO और NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं लग रहा कि 2 NH2 और 1 CO को जैसे बेड़ियों से बांधा हुआ है, जैसे कैद किया हुआ है जेल में। 2 NH2 और 1 CO को जैसे बेड़ियों से बांधा हुआ है। अब सिंपली हमें एक काम करना है कि ये जो बेड़ियां बंधी हुई है इनको खोलना है, और इनको खोलने के लिए हम सिंपली इस पे क्या करेंगे, सिंपली पानी डाल देंगे। पानी मतलब H2O। अब देखो, ये बेड़ियां बंधी हुई थी, पानी डालने से क्या हुआ कि जो ये NH2 कैद था, ये एक हाइड्रोजन को लेके बिल्कुल फ्री हो जाएगा अमोनिया बना के। ये NH2 इस हाइड्रोजन को लेके फ्री हो जाएगा अमोनिया बना के, और ये CO इस ऑक्सीजन को लेके फ्री हो जाएगा CO2 बना के। अब सिंपली हमने कुछ नहीं याद किया, सिर्फ इनको जेल से निकाला है। तो रिएक्शन क्या होगी कि अगर हम यूरिया में पानी मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के और 1 मॉलिक्यूल CO2 का। तो ये हमारी सिंपली रिएक्शन है, हमने अभी तक कुछ नहीं याद किया। ठीक है, तो ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। अब करते हैं सेकंड मेथड। देखो, सेकंड मेथड में क्या है, हम अमोनिया को बनाएंगे फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, ये है सेकंड मेथड। अब देखो, इसके नाम को देखो, इसके नाम में क्या है, अमोनियम। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें अमोनिया कहीं छुपी हुई है, अमोनियम में अमोनिया छुपी हुई है। अब सिंपली इस अमोनियम से अमोनिया को निकालना है। तो निकालने कैसे, हम इस पे कुछ डाल देंगे, हम इस पे कुछ ऐसा डाल देंगे कि अमोनियम में जो अमोनिया छुपी हुई है वो बाहर आ जाए। तो हम इस पे क्या डाल देंगे, हम इस पे डाल देंगे सिंपली लेमन सोडा। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है कि अमोनियम में अमोनिया छुपी हुई है, हमने अमोनियम पे डाल दिया लेमन सोडा, तो वो अमोनिया बाहर आ जाएगी। अब लेमन सोडा का मतलब क्या है, लेमन से मेरा मतलब है लाइम, और सोडा से मतलब है मेरा कॉस्टिक सोडा। अब कितनी सिंपल ट्रिक है कि अगर हम अमोनियम सॉल्ट पे लाइम या कास्टिक सोडा डाल दें तो हमें क्या मिलेगी रिजल्ट में, हमें रिजल्ट में मिलेगी अमोनिया। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होगी कि अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन लाइम या कास्टिक सोडा के साथ करा दें तो हमें रिजल्ट में मिल जाएगी अमोनिया। ये सिंपल सी प्रोसेस है, आप एनसीईआरटी में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। अब करते हैं थर्ड तो सबसे सिंपल है, इसकी ट्रिक है सिंपल बहुत, हार्मोनियम मतलब ये क्या बोलता है, हार्मोनियम से हमें क्या याद आएगा, हर से हमें याद आएगा हेबर और मोनियम से याद आएगा हमें अमोनिया। मोनियम से याद आया अमोनिया, मतलब हेबर प्रोसेस का यूज होता है अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए। अब करते हैं अमोनिया की रिएक्शंस, की अमोनिया रिएक्ट कैसे करेगा। देखो, अमोनिया की रिएक्शंस को याद करने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक है। अमोनिया को अज्यूम करो कि अमोनिया एक लड़की है। ठीक है, अमोनिया एक लड़की है और इस अमोनिया के पास, मतलब इस लड़की के पास शादी करने के लिए 2 ऑप्शन है, 2 लड़के हैं, और लड़कों को मैं बोल रहा हूं मेटल। ठीक है, अमोनिया एक लड़की है और इसके पास शादी के लिए 2 ऑप्शन है, मतलब 2 लड़के हैं, मतलब 2 मेटल हैं। तो ये बहुत कंफ्यूज है कि इससे शादी करे कि इससे शादी करे। ठीक है, तो ये कंफ्यूज चल रही थी। तो एक दिन इसको कहीं से पता लगा कि इस वाले मेटल का किसी दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है, किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर है। और किसके साथ चक्कर है इसका, सॉल्ट के साथ। ठीक है, इसको कहीं से पता चला कि इस लड़के का यानी इस मेटल का किसी सॉल्ट के साथ चक्कर चल रहा है। तो इसने इस मेटल को बोल दिया ओ सॉरी, मतलब इससे अब वो शादी नहीं कर सकती और इसके साथ बना लेगी क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब इससे शादी कर लेगी। ठीक है, इससे शादी कर लेगी, इसके साथ बना लेगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिंपल है, अमोनिया एक लड़की है जो कंफ्यूज है कि किससे शादी करे, पर उसको कहीं से पता चला कि इस वाले मेटल का यानी इस वाले लड़के का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। किसी के साथ चक्कर चल रहा है मतलब सॉल्ट के साथ। तो उसने बोल दिया उसको ओ सॉरी और दूसरे मेटल के साथ यानी दूसरे लड़के के साथ शादी कर ली, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया। देखो, अब ध्यान से सुनना, एक एक लाइन एनसीईआरटी की बताऊंगा। देखो, अमोनिया जब मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रही है या मेटल आयन बोल लो तो बनाएगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, और अमोनिया मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करती है तो उन मेटल के हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट कर देगी। फिर से,
अमोनिया जब मेटल या मेटल आयंस के साथ रिएक्ट करती है तो बनाएगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और अमोनिया अगर मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करती है तो उन मेटल के हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट कर देगी। ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए अमोनिया ने मेटल्स के साथ, उसके ये एग्जांपल हैं, और अमोनिया ने जो मेटल सॉल्ट्स के साथ हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट किए उसके ये एग्जांपल हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके कलर्स बताओ। अब पूरा कंपाउंड तो हमें याद करना नहीं है, सिंपली इनका मेटल देख लेंगे और मेटल से इनका कलर याद कर लेंगे। ठीक है, Fe+3, Fe+3 होता है ब्राउन कलर का, तो सिंपल एक वर्ड याद रखना है, फाइबर। फाइबर, फाइबर के F से हमें याद आएगा Fe+3 और Br से हमें याद आएगा ब्राउन। ठीक है, देखो जिंक वाला कंपाउंड होता है व्हाइट कलर का। देखो जो बायो के बच्चे हैं वो तो इजीली समझ जाएंगे, पर जो बायो के नहीं है वो एक बार सिंपली गूगल पे जाके चेक करना। ठीक है, एक सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप होता है ZW, सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप होता है ZW। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बायोलॉजी की +2 की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप है ZW। तो Z से हमारे पास आया जिंक और W से आया व्हाइट, मतलब जिंक वाला कंपाउंड हुआ व्हाइट कलर का +3। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर +2, Cu+2 होता है ब्लू कलर का, तो इसको कैसे याद रखना है, सिंपल एक वर्ड क्यूब। क्यूब, क्यूब में Cu से हमें याद आएगा कॉपर +2 और Be से हमें याद आएगा ब्लू, तो कॉपर +2 होता है ब्लू कलर का। ठीक है, अब है सिल्वर यानी Ag वाला कंपाउंड होता है कलरलेस। अब इसको कैसे याद रखें, सिंपली आज कोई उदास है, सिंपल सी ट्रिक है, आज कोई उदास है, तो आज से आया Ag और उदास मतलब कलरलेस है। ठीक है, उदास मतलब कलरलेस है, तो Ag हुआ कलरलेस, तो Ag वाला कंपाउंड हुआ कलरलेस। रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, देखो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस को मैं जिस फ्लो में बताऊंगा आपको उसी फ्लो में करना है। ठीक है, एनसीईआरटी की एक एक रिएक्शन को याद करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, बस जिस फ्लो में मैं चलूंगा आपको उसी फ्लो में चलना है। देखो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन को सिंपली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाइट्रिक एसिड की दो टाइप की रिएक्शन, एक तो मेटल्स के साथ और दूसरी नॉन मेटल्स के साथ। बिल्कुल आसान है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चलेंगे। नाइट्रिक एसिड की दो टाइप की रिएक्शन, एक है मेटल्स के साथ और एक है नॉन मेटल्स के साथ। अब नॉन मेटल्स की छोटी सी रिएक्शन है तो पहले नॉन मेटल वाले पार्ट को निपटा देते हैं। देखो बहुत सिंपल है, जब भी नाइट्रिक एसिड किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसको उसके इक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये अभी आप एग्जांपल देखोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल को उसके पर्टिकुलर इक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो मान लो आयोडीन के साथ अगर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हुई तो आयोडीन का इक एसिड आयोडिक एसिड। ठीक है, सल्फर के साथ अगर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हुई तो सल्फर का इक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरस के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हुई तो फॉस्फोरस का इक एसिड फॉस्फोरिक एसिड। तो सिंपली ऐसे ही करना है, नॉन मेटल को उसके पर्टिकुलर इक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया नॉन मेटल्स वाला पार्ट। अब हम चलते हैं अपने मेटल्स वाले पार्ट पे। अब मेटल्स की रिएक्शन में हमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूंगा, आप भी इसी फ्लो में चलोगे तो पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट है कि नाइट्रिक एसिड नोबल मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। नाम से ही पता लग रहा है, नोबल मेटल मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब नोबल मेटल्स कौन से हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब इसमें याद नहीं करना, कॉमन सेंस है कि गोल्ड एंड प्लेटिनम के गहने बनते हैं, हमें पता है गोल्ड के और प्लेटिनम के गहने बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब अगर ये रिएक्ट करते होते तो मान लो आपने सोने की अंगूठी आज पहनी तो वो 1 महीने बाद रिएक्ट करके कुछ और ही बन गई, तो इसीलिए तो इनके गहने बनते हैं कि ये नोबल मेटल हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो नोबल मेटल कौन से हो गए, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो सिंपली हमें याद हो गया कि गोल्ड एंड प्लेटिनम के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है कि नाइट्रिक एसिड ऐसे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा जो ऑक्साइड की फिल्म बना लेंगे। ठीक है, नाइट्रिक एसिड ऐसे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा जो ऑक्साइड की फिल्म बना लेंगे। अब फिल्म कौन बनाता है, अक्षय कुमार और करीना कपूर। ठीक है, फिल्म कौन बनाता है, ट्रिक है अपनी, फिल्म कौन बनाता है, अक्षय कुमार और करीना कपूर। अक्षय से हमें याद आया एल्यूमिनियम और करीना से हमें याद आया क्रोमियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम ऑक्साइड की फिल्म्स बना लेंगे तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट है कॉपर एंड जिंक की रिएक्शन। कॉपर एंड जिंक की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, इसको हम अलग से डिटेल में करते हैं।
अब कॉपर एंड जिंक की रिएक्शन को कैसे याद रखें? देखो यहां हमारे पास 4 केस बनेंगे। हम दोनों की एक बार डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे और एक बार कंसंट्रेटेड के साथ। ठीक है, तो हमारे पास 4 केस बन गए, कॉपर प्लस डाइल्यूट, कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड, जिंक प्लस डाइल्यूट एंड जिंक प्लस कंसंट्रेटेड। अब देखो इनकी रिएक्शन में हम पहले वो चीजें निकाल लेते हैं जो चारों में कॉमन हो रही है, जो चारों रिएक्शन में कॉमन आ रही है। तो एक बात, सबसे पहली बात जो कॉमन है कि मेटल नाइट्रेट चारों में बनेगा। मेटल नाइट्रेट मतलब कॉपर वाले में बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और जिंक वाले बन जाएगा जिंक नाइट्रेट। तो मेटल नाइट्रेट सब में हो गया कॉमन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब सेकंड पॉइंट, सब में वाटर निकाल दो, सब में वाटर निकाल दो, बाद में इसको बैलेंस करते रहना आप। सब में H2O 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 चारों में हो जाएगा। ठीक है, अब है सबसे क्रूशियल पॉइंट की तीसरा प्रोडक्ट चारों रिएक्शन में क्या बनेगा। अब देखो बहुत सिंपल है, जहां कंसंट्रेटेड वर्ड आ रहा है वहां पे फोकस करो। कंसंट्रेटेड मतलब आपने कंसंट्रेशन के साथ कुछ किया। आप कंसंट्रेशन के साथ कुछ भी करते हो तो वो बाद में आपको पैसा देती है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो पूरी कंसंट्रेशन के साथ, तो बाद में नोट ही नोट कमाओगे। ठीक है, कुछ भी आप कंसंट्रेशन से करोगे तो आपको बाद में नोट मिलेंगे। नोट मतलब NO2। तो जहां भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दिख गया, चाहे कॉपर हो या जिंक हो, आपका रिजल्ट होगा NO2 नोट। कंसंट्रेशन है तो नोट है NO2। ये तो क्लियर हो गया। अब कंसंट्रेटेड कंप्लीट हो गया, अब बचा डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट में क्या करें? देखो कॉपर जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है NO, और जिंक जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है N2O। अब सिंपली नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है NO में और N2O में। NO में होगी +2, N2O में होगी +1। अब इसको कैसे याद रखें? देखो बहुत सिंपल है, हमारे पास जान, जिंदगी एक होती है। ठीक है, ZN जिंक से याद आएगा, जिंदगी हमारे पास एक होती है। तो +1 मतलब N2O बनेगा जिंक के साथ और +2 यानी NO बनेगा कॉपर के साथ। अब पूरे की समरी कर लेते हैं। देखो हमने सबसे पहले मेटल नाइट्रेट सब में चारों में कॉमन निकाल लिए, फिर हमने पानी को कॉमन निकाल लिया, फिर हमने क्या किया था कि कंसंट्रेशन के साथ कुछ करेंगे तो हमें नोट ही नोट मिलेंगे, मतलब कंसंट्रेटेड जहां पे आ गया वहां पे NO2 फिक्स है। अब फिर हमने क्या किया कि जिंदगी एक होती है, तो जहां पे नाइट्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ गया जिंक में और +2 वाला आ गया कॉपर में। अब देखो लास्ट में एक छोटी सी ट्रिक। देखो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए 2 प्रोसेस होती हैं, इनका डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है तो हमें डायरेक्ट नाम याद रखना है। एक तो होती है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, एक होती है बर्कलैंड आइड प्रोसेस। अब इनको कैसे याद रखें? देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि नाइट को बाहर ओस गिरती है, नाइट को बाहर ओस गिरती है मतलब रात को बाहर ओस गिरती है। देखो सिंपल सी बात है, घर में तो ओस गिरेगी नहीं, बाहर ही गिरेगी और ओस रात को ही गिरती है। ठीक है, नाइट को बाहर ओस गिरती है, नाइट से आया नाइट्रिक एसिड, बाहर से आया बर्कलैंड आइड प्रोसेस और ओस से आया ओस्टवाल्ड प्रोसेस। छोटी वीडियो बनाऊंगा। देखो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कुछ नहीं याद रखना, सिंपली ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। ये 4 पॉइंट याद रखिए, अपना काम खत्म। और ये भी याद भी नहीं रखने, अपने आप बन जाएंगे। मैं अभी दिखाऊंगा कैसे अपने आप ही बन जाएंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट है एसिडिक कैरेक्टर, कि सल्फ्यूरिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी साइंस है यार? देख लो नाम में ही आ रहा है एसिड, तो सिंपल सी बात है इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, नाम में आ रहा है एसिड तो इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा, कॉमन सेंस की बात है। पहला पॉइंट अपना बिल्कुल क्लियर है। सेकंड पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। देखो या तो इसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट से भी कर सकते हो कि सल्फर की +6, कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। अब देखो सल्फर +6 से ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे जा सकता है +4 +2 ऐसे ही जा सकता है। तो कैसे काम करेगा ये? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, पर मैं कैसे याद रखता था? देखो मैं सिंपली ऐसे याद रखता था, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ना, तो इस पे ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन है इसके पास 4, मतलब बहुत सारी ऑक्सीजन है। तो बहुत सारी ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन को डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन को देगा तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। सिंपल है। अब देखो ये वाले दोनों पॉइंट हम कैसे याद रखेंगे? देखो सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है उसको बहुत प्यार है किससे? वाटर से। सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत प्यार है वाटर से। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात सोचो कि आपको किसी चीज से प्यार है, मान लो आपको चॉकलेट से प्यार है, तो अपनी चॉकलेट आप किसी को नहीं दोगे। ठीक है, अपनी चॉकलेट आप किसी को नहीं दोगे और दूसरे किसी के पास चॉकलेट मिल तो उसको भी छीन लोगे। सिंपल है, ऐसे ही याद रखेंगे कि हमें चॉकलेट से प्यार है तो हम अपनी चॉकलेट किसी को नहीं देंगे और दूसरे के पास चॉकलेट दिख गई उसकी भी छीन लेंगे। मतलब इसको अब पानी से प्यार है तो ये अपना पानी किसी को नहीं देगा, मतलब इसकी वोलेटिलिटी है लो। ठीक है, सिंपल है ना, वोलेटिलिटी लो है मतलब इसका
पानी कम उड़ेगा, इससे पानी कम उड़ेगा। तो पानी कम उड़ने का मतलब है इसको पानी से प्यार है, इसलिए वो पानी को नहीं उड़ने दे रहा। सिंपल है, इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी देखो, इसको किसी के पास सल्फ्यूरिक एसिड को पानी से प्यार है, तो इसको किसी के पास पानी दिख गया तो ये उसका पानी छीन लेगा। मतलब ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, दूसरे को डिहाइड्रेट कर देगा और उसका पानी खुद ले लेगा। तो चारों पॉइंट अपने क्लियर हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के नाम में आ रहा है एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है एसिडिक नेचर का, ठीक है। H2SO4 के पास बहुत सारे ऑक्सीजन हैं, तो ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिहाइड्रेटिंग, ये था हमने क्या किया था कि पानी से बहुत प्यार है तो किसी के पास पानी दिख गया तो छीन लेगा, मतलब डिहाइड्रेटिंग नेचर। और ये पानी से बहुत प्यार है मतलब अपना पानी उड़ने नहीं देगा, मतलब इसकी वॉलेटिलिटी होती है लो। ये 4 पॉइंट एनसीईआरटी में ऐसे ही दिए गए। अब एक एक करके इन पे बात करते हैं जो इनमें रिएक्शंस दी हुई है, ठीक है। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हमने अभी 4 पॉइंट्स देखे, अब इनको 1 बाय 1 कवर करते हैं। सबसे पहले है एसिडिक कैरेक्टर, सिंपली H2SO4 का एसिडिक कैरेक्टर शो करना है। देखो सिंपल है, एसिड क्या होता है? जो H+ देता है। एसिड क्या होता है? जो H+ देता है। अब इसमें देखो यहां पे है 2 हाइड्रोजन, मतलब हमें लगेगा कि ये 2 H+ देता है, और लगना भी चाहिए, और देता भी 2 ही है, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। बस याद रखने लायक बात क्या है कि ये डायरेक्ट ऐसे नहीं देता कि डायरेक्ट इसने 2 H+ दिए और SO4-2 बना दिया। बस ये याद रखना है, एक H+ देके बनाएगा HSO4-, फिर ये वाला H+ देके बन जाएगा SO4-2, ठीक है। ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट है पॉइंट बी कि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस बात को हमने कैसे याद किया था कि H2SO4 के पास यहां पे देखो बहुत सारे ऑक्सीजन थे, H2SO4 के पास बहुत सारे ऑक्सीजन हैं, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। रिएक्शन सिंपल सी है, देखो यहां कॉपर को देखो, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सल्फर की यहां पे 0, कार्बन की 0, तो H2SO4 ने क्या किया, इनको ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। यहां पे कॉपर हो जाएगा +2, सल्फर होगी +4, कार्बन हो गया +4, ठीक है। 0 से +2, 0 से +4, 0 से +4, इतनी सी सिंपल सी रिएक्शन है, बिल्कुल ये अपना क्लियर है। अब सी पॉइंट क्या था कि H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब इसको पानी से प्यार था तो दूसरों का पानी छीन लेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें अगर हम H2SO4 डाल दें तो क्या करेगा, ये पानी को इसमें से छीन लेगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, 12 तो कार्बन बच जाएंगे, ठीक है। ये 12 कार्बन थे, ये अलग निकल जाएंगे, और इधर क्या निकल जाएगा, 11 मॉलिक्यूल वाटर के, ठीक। तो H2SO4 ने क्या किया, इस मॉलिक्यूल में से पानी को अलग निकाल दिया, तो बचा क्या, 12 कार्बन प्लस पानी कौन से निकल गए, 11 H2O। बहुत सिंपल है। देखो अपने 3 पॉइंट कवर हो चुके हैं। लास्ट वाले पॉइंट में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि सल्फ्यूरिक एसिड की वॉलेटिलिटी लो होती है, इतनी सी बात याद रखनी है, एक लाइन, सल्फ्यूरिक एसिड की वॉलेटिलिटी लो होती है। अब लास्ट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए। देखो बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस पे बेस है, कुछ याद नहीं करना। देखो सल्फर था, सल्फर को हमने ऑक्सीजन दी तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड, इस सल्फर डाइऑक्साइड को और ज्यादा ऑक्सीजन दी तो बन जाएगा ट्राइऑक्साइड, ठीक है। डाइऑक्साइड से बन गया ट्राइऑक्साइड। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को हमने सल्फ्यूरिक एसिड और कहीं से लाके सल्फ्यूरिक एसिड दिया तो ये बन जाएगा ओलियम। अब इस ओलियम को, ठीक है, इस ओलियम का हम यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड हमें जो भी जितनी भी कंसंट्रेशन में चाहिए, इसको हम पानी में डाइल्यूट कर देंगे। और पानी में डाइल्यूट किस हिसाब से करेंगे कि जितनी हमें H2SO4 की कंसंट्रेशन चाहिए उतना हम ओलियम को डाइल्यूट करते जाएंगे, ठीक है। सिंपल है। एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है, डाई ऑक्सीजन के कैसे दिया हुआ है, पहले हम करेंगे डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन, फिर हम करेंगे डाई ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन। अब देखो हमें डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन करनी है, मतलब इसका सीधा सा मतलब है हमें डाई ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, हमें डाई ऑक्सीजन चाहिए। अब कॉमन सेंस लगाएंगे, देखो मान लो आपको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, कॉपी चाहिए, बुक चाहिए, तो आप कहां पे जाओगे, स्टेशनरी की दुकान पे, ठीक है। आपको मान लो कपड़े चाहिए तो कहां पे जाओगे, कपड़े की दुकान पे। अब यहां पे हमको चाहिए ऑक्सीजन, तो हम जाएंगे ऑक्सीजन की दुकान पे। ऑक्सीजन की दुकान मतलब जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन होगी, जिसके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी स्टोर होगी, हम उसको बोलेंगे कि भाई ऑक्सीजन दे दे, हमें ऑक्सीजन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो इसके एनसीईआरटी में 3 पॉइंट दिए हैं, हम उनको 1 बाय 1 करेंगे। और प्रिपरेशन के बाद हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस, इसको मैंने 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। तो पहले हम करेंगे प्रिपरेशन, 1 बाय 1 जो 3 पॉइंट है उनको 1 बाय 1 कवर करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन में 3 पॉइंट्स की बात की थी, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये वाला है। देखो फिर से वो बात रिमाइंड करो कि हमें कोई चीज चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे, जिसके पास वो ऑलरेडी स्टोर है। तो क्या है, बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स, जैसे कि नाइट्रेट्स,
सल्फेट्स, क्लोरेट्स। पूरी एनसीईआरटी की लाइन डिक्टेट करवा रहा हूं, ठीक है। अब इनमें हमें देखने से ही पता लग रहा है कि इनके पास बहुत सारी ऑक्सीजन है। नाइट्रेट के पास बहुत सारी ऑक्सीजन है, सल्फेट के पास बहुत सारी ऑक्सीजन है, क्लोरेट के पास बहुत सारी ऑक्सीजन है। तो इनको जब हम हीट करेंगे तो ये एक टाइप से ऑक्सीजन की दुकान है। इनको हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगी ऑक्सीजन। एग्जांपल सिर्फ एनसीईआरटी में एक ही रिएक्शन दी हुई है, वो है क्लोरेट की, कि KClO3 को हीट किया तो हमें मिली ऑक्सीजन। तो ये तो हुआ हमारा पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, मतलब ये है हमारी ऑक्सीजन की दूसरी दुकान। तो इस पॉइंट में क्या है कि मेटल्स लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसे कि Ag, Hg, Pb वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लूज कर देंगे। अब क्यों कर देंगे, इसका सिंपल सा रीजन है। देखो ये रेड में है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो हमें कॉमन सेंस की बात पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर की साइड होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जो नीचे की साइड होते हैं, नीचे की साइड जैसे कि Ag, Hg, Pb मेटल्स लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो नीचे की साइड होते हैं वो इजीली रिड्यूस्ड हो जाते हैं। रिड्यूस्ड होने का मतलब है इन्हें ऑक्सीजन के साथ रहना पसंद नहीं है, ठीक है। रिड्यूस्ड होने का सीधा सीधा क्या मतलब है कि ये ऑक्सीजन को लूज कर देंगे। तो Ag, Hg, Pb इनके ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लूज कर देंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। इतना सा सिंपल था। अब थर्ड पॉइंट है सबसे इजी, H2O2 की डीकंपोजिशन। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है H2O2 मतलब ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन छुपा के बैठा है। अब छुपी हुई ऑक्सीजन को डीकंपोज करके हमने निकाल लेना है, बचेगा क्या, वाटर, ठीक है। H2O2 में नाम से ही पता लग रहा है कि ऑक्सीजन छुपी हुई है, तो छुपी हुई ऑक्सीजन को निकाल के हम वाटर को रिलीज कर देंगे, सिंपल है। अब देखो हमारे डाई ऑक्सीजन के प्रिपरेशन के 3 पॉइंट पूरे कवर हो चुके हैं, जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिए हुए वैसे वैसे कॉपी पेस्ट पूरा, ठीक है। अब हम करेंगे रिएक्शंस। तो रिएक्शंस को मैंने किया है 2 पॉइंट्स में डिवाइड। तो मैंने केमिकल रिएक्शंस को 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। ये है फर्स्ट पॉइंट और ये है सेकंड पॉइंट। देखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है। कैल्शियम में ऑक्सीजन को जोड़ा, कैल्शियम का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन को जोड़ा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। फास्फोरस में ऑक्सीजन को जोड़ा, फास्फोरस का ऑक्साइड। कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ा, कार्बन का ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को जोड़ा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। तो अब फर्स्ट पॉइंट में ध्यान से देखो, कहीं भी हाइड्रोजन नहीं थी। हाइड्रोजन नहीं थी मतलब हम पानी को, वाटर को नहीं निकाल सकते। अब ये 2 रिएक्शन में देखो, जो सेकंड पॉइंट है CH4HCl, दोनों में है हाइड्रोजन। तो सबसे पहला हम काम करेंगे वाटर निकालने का। अब वाटर निकाल के हमारे पास जो भी बचा वो बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें CO2 बच जाएगी और इसमें Cl2 क्लोरीन बच जाएगी। वाटर निकाल के जो भी बचा, इसमें CO2, इसमें क्लोरीन। बोरेक्स के बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको ट्रिक्स की हेल्प से कैसे याद करें। देखो सबसे पहले बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7 10H2O। अब देखो केमिस्ट्री में जनरली ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं सॉल्ट्स के, तो बोरेक्स एक टाइप का सॉल्ट है, ठीक है। पहली बात यहां पे क्लियर होगी कि बोरेक्स एक टाइप का सॉल्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो बोरेक्स की एनसीईआरटी में 2 रिएक्शन दी हुई है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन के साथ। फर्स्ट रिएक्शन में हमसे पूछा जाता है कि अगर हम बोरेक्स को पानी में डाल दें, वाटर में डाल दें तो क्या होगा। अगर हम बोरेक्स को वाटर में डाल दें तो क्या होगा। देखो यहां पे मैंने ये 10H2O क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी हमने इसको पानी में डाला है, मतलब यहां बहुत सारा वाटर है, तो वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सिंपली ये आएगा Na2B4O7 प्लस H2O, ठीक है। बोरेक्स को हमने वाटर में डाल दिया तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो इसके लिए एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूं। हमने इक्विलिब्रियम में देखा है कि जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस की रिएक्शन कराने से हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसकी रिवर्स रिएक्शन देखो, अगर हम सॉल्ट और वाटर की रिएक्शन कराते तो हमें मिलना चाहिए एसिड प्लस बेस। अब यहां पे देखो मैंने क्या बोला था कि बोरेक्स एक टाइप का सॉल्ट है, तो यहां पे हम सॉल्ट और वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलना चाहिए एक बेस और एक एसिड, ठीक है। अब इसमें देख लो पॉसिबल बेस कौन सा निकल रहा है। यहां पे सोडियम है, तो सोडियम वाला सबसे फेमस बेस कौन सा होता है, NaOH को निकाल दो। अब निकालना है एक एसिड इसमें से देख लो एक ही पॉसिबल बन रहा है, इसमें से आप ढूंढ लो, चाहे एक ही पॉसिबल एसिड निकल सकता है, वो है बोरिक एसिड, ठीक है, वो है बोरिक एसिड। यहां तक कंप्लीट है, इसको बैलेंस आप करते रहना। अब देखो एनसीईआरटी में इस रिएक्शन के साथ एक लाइन लिखी है कि एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, मतलब जब हम बोरेक्स को पानी में डालेंगे तो जो सॉल्यूशन बनता है वो होता है बेसिक, मतलब इसमें से यहां पे बेस को जितवाना है। तो इसको कैसे याद रखें, देखो सिंपल सी ट्रिक है, B फॉर बेस, B फॉर बोरेक्स, B फॉर बेस, B फॉर बोरेक्स, मतलब बोरेक्स का एक्वेस सॉल्यूशन होगा बेसिक। क्लियर है, यहां पे हमारी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है।
अब दूसरी रिएक्शन में हमसे क्या पूछते हैं कि अगर बोरेक्स को हीट कर दिया जाए, ठीक है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7 10H2O, ठीक है। हमसे पूछा कि अगर बोरेक्स को हीट कर दिया जाए तो क्या होगा। देखो हीट करते ही मतलब गर्मी मिलते ही क्या होगा, जो इसमें वाटर है, जो पानी है, वो सूख जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा हीट करते ही, Na2B4O7। सिंपल है। अब एनसीईआरटी में बोला है कि इसको दोबारा से हीट कर दे तो क्या होगा। अब इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हीट करने से पानी तो निकल नहीं सकता, तो क्या निकल सकता है, एक ऑक्साइड निकल सकता है। तो B2O3 को निकाल देते हैं। तो B2O3 को निकालने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, NaBO2, ठीक है। इसको अब बैलेंस करते रहना। तो ये हमारे पास बन गई रिएक्शन। अब यहां पे एक चीज पे 5 स्टार लगा लेना कि जो ये NaBO2 है, हम इसको बोलते हैं सोडियम का मेटाबोरेट, सोडियम का मेटाबोरेट, ठीक है। अब ये मेटाबोरेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे सोडियम की जगह और कोई मेटल होती तो ये उसका मेटाबोरेट हो जाता। अब फिर से एक 5 स्टार लगा लेना कि जो ये रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, ये कहां पे यूज होती है, ये कहां पे यूज होती है, ये यूज होती है बोरेक्स बीड टेस्ट में। ये 5 स्टार लगा लेना, बोरेक्स बीड टेस्ट में ये वाली रिएक्शन, ठीक है। अब बोरेक्स के बारे में जो भी एनसीईआरटी में है आपका पूरा कवर हो चुका है। ऑर्थोबोरिक एसिड के रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको कैसे याद करें। देखो सबसे पहले ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में ऑर्थोबोरिक एसिड की 3 रिएक्शन दी हुई है, तो वन बाय वन करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन, देखो सबसे पहली रिएक्शन में हमसे पूछते हैं कि ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन करके बताओ, ठीक है। पहली रिएक्शन में हमसे पूछेंगे कि ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन कैसे होती है। अब देखो ऑर्थोबोरिक एसिड की हमें करनी है प्रिपरेशन, तो इसके लिए हम लगाएंगे एक कॉमन सेंस। देखो हमारी एनसीईआरटी में बोरोन के रिलेटेड सिर्फ 3 ही कंपाउंड दिए हुए, ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स एंड डाइबोरेन। तो ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन या तो बोरेक्स से होगी या डाइबोरेन से होगी। अब इसमें देख लो हमें चाहिए क्या क्या। देखो इसमें है हाइड्रोजन, बोरोन एंड ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन तो हमें किसी एसिड से भी मिल सकता है या वाटर से भी मिल सकता है, पर दिक्कत है इसकी बोरोन और ऑक्सीजन की। तो अब इसमें देख लो कि किसके पास बोरोन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो देखो डाइबोरेन को देखो, डाइबोरेन है B2H6, तो इसके पास बोरोन तो है पर ऑक्सीजन नहीं है। अब बोरेक्स में देखो इसके पास बोरोन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए यूज होगा बोरेक्स, ठीक है। तो क्या रिएक्शन बन जाएगी कि सबसे पहली चीज तो आ गई कि बोरेक्स यूज होगा, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब देखो बोरोन और ऑक्सीजन हमें मिल चुके हैं, अब हमें चाहिए हाइड्रोजन। तो मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन हमें किसी एसिड से भी मिल सकता है, एसिड का तो काम ही होता है H+ देना, HCl, ठीक है। या किससे मिल सकता है हाइड्रोजन, हमें वाटर से मिल सकता है। तो ये अपनी एनसीईआरटी की रिएक्शन बन गई। अब फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रिएक्शन में हमसे पूछते हैं कि ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट कर दें तो क्या होगा। देखो हीट करने से क्या होता है, गर्मी मिलने से क्या होता है, पानी उड़ जाएगा या पानी सूख जाएगा, कुछ भी बोल लो। हीट करते ही इसमें से पानी को निकाल दो, तो इसमें से पानी निकलते ही क्या बचेगा, ये HbO2, ठीक है। फिर आपसे पूछता है कि हम इसको दोबारा हीट कर दें तो क्या होगा। तो देखो इसमें से तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल नहीं सकता, मतलब हमें इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। अब इसके 2 मॉलिक्यूल में से 1 मोल वाटर का निकलेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, B2O3, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तो इस तरीके से हमने इस रिएक्शन को भी याद कर लिया। अब एनसीईआरटी की थर्ड और लास्ट रिएक्शन, इसमें हमसे पूछा है कि अगर हम ऑर्थोबोरिक एसिड को वाटर में डाल दें तो हमें क्या मिलेगा। देखो हम ऑर्थोबोरिक एसिड को दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं, BOH3, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो वाटर किसमें डिसोसिएट होता है, वाटर होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इसमें, ठीक है। अब देखो ये जो BOH3 है, ये यहां से इस OH माइनस को उठा के क्या बना देगा, BOH4, और ये पूरे पे माइनस। सिंपल है, BOH3 था, इसने एक और OH उठाया और इस पे थी एक माइनस, वो यहां पे आ जाएगी। हमारे पास बच क्या गया, अब हमारे पास बच गया ये H पॉजिटिव, तो ये हमारे पास H पॉजिटिव बच गया। सिंपल सी एनसीईआरटी की रिएक्शन याद हो गई। बहुत सिंपल है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब करने के वाले हैं, देखो HCl के बारे में अपनी एनसीईआरटी में जो भी कुछ दिया हुआ है, एक एक पॉइंट, एक एक रिएक्शन, उसको पकड़ पकड़ के बहुत इजी तरीके से याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहली रिएक्शन, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली तो बात यही होती है ना कि जो भी है उसको हमने प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली बात होगी कि HCl को प्रिपेयर कैसे करें, तो बिल्कुल कॉमन सेंस लगाएंगे। देखो HCl में क्या है, ये है H पॉजिटिव और ये क्या है, Cl नेगेटिव। तो हमें चाहिए एक H पॉजिटिव, एक Cl
Cl नेगेटिव। अब देखो कॉमन सेंस है, H पॉजिटिव हमें कहां से मिलता है? H पॉजिटिव कौन देता है? H पॉजिटिव देता है एक एसिड। और Cl देखो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो नॉर्मली जो जिस कंपाउंड में Cl नेगेटिव होता है या तो HCl में होता है या NaCl में होता है, औरों में भी होता होगा, पर जो कॉमन सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं या तो HCl है या है NaCl। अब HCl को तो हमने पहले ही प्रिपेयर करना है तो उसको तो ले नहीं सकते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा NaCl। ठीक है, तो हमने एसिड से लिया H प्लस, NaCl से ले लेंगे हम Cl नेगेटिव। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी? देखो ये हमने Cl नेगेटिव के लिया NaCl और एक हम ले लेंगे एसिड, जो सबसे फेमस सा एसिड है वो ले लेंगे। चलो H2SO4 ले लेते हैं, ये H प्लस दे देगा, ये Cl नेगेटिव दे देगा, तो हमारे पास बन गया HCl। अब बन क्या जाएगा? जो बच जाएगा उसको बना दो। क्या बच जाएगा? अब देखो HCl निकाल के क्या बच गया? NaHSO4। ये अपनी एनसीईआरटी की रिएक्शन याद होगी, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी की अगली रिएक्शन देखो, HCl क्या होता है? HCl एक एसिड होता है, बच्चे बच्चे को पता है, और ये बात भी बच्चे बच्चे को पता है कि HCl पानी में जाएगा तो क्या देगा? HCl को हम पानी में डाल दें तो ये क्या देगा? H प्लस बोल लो या H3O प्लस बोल लो, एक ही बात है। और बच क्या जाएगा? इधर क्या बच जाएगा? Cl नेगेटिव। HCl को हमने पानी में डाल दिया, HCl एक एसिड है तो वो देगा H3O प्लस प्लस Cl नेगेटिव। इसकी वजह से इसका क्या होता है? एसिडिक नेचर। यही एक सिंपल सी एनसीईआरटी में रिएक्शन है। ठीक है, तो अगली रिएक्शन एक और देखते हैं। देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है, अमोनिया NH3 प्लस HCl को रिएक्ट करा दे तो क्या बनेगा? सिंपली क्या है? देखो पॉसिबिलिटी एक है, अमोनिया और HCl को रिएक्ट करा दिया तो इन दोनों को मिला दो। ठीक है, इसको और इसको रिएक्ट कराया, सिंपली इन दोनों को मिला दो मतलब NH3 प्लस HCl को मिला दिया तो क्या बन जाएगा? NH4Cl। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगली रिएक्शंस और उनको कैसे याद रखना है। बहुत इजी मेथड लगाएंगे। ठीक है, देखो अगला क्या है? देखो गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम हमें पता है, जनरल नॉलेज की बात है, कॉमन सेंस की बात है, गोल्ड एंड प्लेटिनम के गहने बनते हैं, इसलिए बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, गोल्ड एंड प्लेटिनम बहुत महंगे होते हैं, इनके गहने बनते हैं। और गहने क्यों बनते हैं? क्योंकि ये नोबल मेटल्स हैं। नोबल मेटल्स मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए तो इनके गहने बनते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इतनी सी बात हमें समझ आ गई कि गोल्ड एंड प्लेटिनम बहुत महंगे होते हैं, इसीलिए हम उनको छुपा के रखेंगे। छुपा के कहां रखेंगे? उनको हम छुपा के रखेंगे रेगिस्तान में। उनको हम छुपा के रखेंगे रेगिस्तान में। रेगिस्तान, रेजी से हमें याद आएगा, क्या याद आएगा? रेजिया से हमें याद आएगा एक्वारेजिया। ठीक है, गोल्ड एंड प्लेटिनम बहुत महंगे हैं, इसलिए उनको रेगिस्तान में छुपा के रखना है। रेगिस्तान मतलब रेजी से याद आया रेजिया से याद आएगा एक्वारेजिया क्या होता है? 3 पार्ट होते हैं HCl के और 1 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड HNO3 का, दोनों कंसंट्रेटेड होते हैं, ये होता है एक्वारेजिया। अब एनसीईआरटी की लाइन में आपको डिक्टेट कराऊंगा। देखो एक्वारेजिया में, ठीक है, एक्वारेजिया में नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड एंड प्लेटिनम को डिसॉल्व किया जाता है। एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं। अब देखो ये लास्ट रिएक्शंस हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए HCl के बारे में। देखो ये 3 टाइप के सोल्ट हैं, ये 3 सोल्ट हैं, इनकी रिएक्शन करवाइए HCl के साथ, को क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखो सिंपल सी बात है, यहां पे कॉमन चीज देखो, इस सोल्ट में, इस सोल्ट में और इस सोल्ट में एक कॉमन चीज है कि तीनों सोल्ट क्या है? वीक एसिड से बने हैं। तीनों सोल्ट, यहां पे ये वीक एसिड का पार्ट आएगा, तीनों सोल्ट वीक एसिड से बने हैं और HCl होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, देखो इनके पास सोडियम है, अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तीनों वीक है, तो HCl बोलेगा कि यार मैं स्ट्रॉन्ग एसिड हूं और सोडियम को ये तीनों लेके बैठे हैं। ठीक है, HCl स्ट्रॉन्ग बंदा है यार, वो इनको बोलेगा कि तुम वीक हो फिर भी तुम सोडियम को लेके बैठे हो, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मतलब वो क्या करेगा? इनके सोडियम छीन लेगा, इनके सोडियम छीन के क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तीनों में इसने HCl से उनके सोडियम छीन लिए। ठीक है, अब बाकी के बचे प्रोडक्ट क्या बनेंगे? हवा और पानी। हवा और पानी, हवा पानी मतलब देखो पानी तो क्या होगा? H2 हो गया, तीनों में कॉमन हो जाएगा, H2O कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और हवा क्या होगी? हवा मतलब गैस। अब इसमें क्या गैस निकल सकती है? CO2 कार्बन, ये CO2 निकल जाएगी। इसमें भी क्या निकल सकती है? CO2 की पॉसिबिलिटी है। इसमें SO3 है तो इसमें क्या निकल सकती है? SO2 निकल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। NaCl सब में निकल जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग था, इसने बोला कि सोडियम को तो मैं छीन के मानूंगा क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूं। और बाकी क्या बचा? हवा और पानी। हवा पानी मतलब H2O और गैस, हवा मतलब गैस, जो भी पॉसिबल गैस निकल रही है वो निकाल दो, CO2 SO2, सिंपल है। वाले हैं फॉस्फीन। देखो पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, देखो फॉस्फीन में घुमा फिरा के 2 ही बातें हैं, फॉस्फीन की प्रिपरेशन एंड फॉस्फीन की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो फॉस्फीन की प्रिपरेशन हो या केमिकल रिएक्शन हो, दोनों के लिए एक कॉमन ट्रिक बता देता हूं। एक ट्रिक से आपकी एनसीईआरटी की लगभग रिएक्शन कवर हो जाएंगी। ठीक है, देखो ट्रिक क्या है? फॉस्फाइड और फॉस्फीन, फॉस्फाइड और फॉस्फीन को इंटरचेंज करते रहो, यही सिंपल सी ट्रिक है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो आपसे मान लो पूछ लिया जाए कि फॉस्फीन की प्रिपरेशन करके बताओ, तो सिंपल सी मैंने ट्रिक बताई, एक फॉस्फाइड फॉस्फीन। अब हमें क्या करना है? फॉस्फीन की प्रिपरेशन।
तो हम किससे करेंगे, फॉस्फाइड से कर देंगे फॉस्फीन की प्रिपरेशन। ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपसे पूछ लिया जाए कि फॉस्फीन की रिएक्शन करके बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो फॉस्फीन की जो भी लगभग रिएक्शन दी हुई है, फॉस्फीन की रिएक्शन करा के क्या बना देंगे हम, फॉस्फाइड। ठीक है, दोनों स्टेप अपने क्लियर हो रहे हैं कि फॉस्फीन की प्रिपरेशन करानी हो तो फॉस्फाइड से करा देंगे, और फॉस्फीन की रिएक्शन करानी हो तो फॉस्फीन की रिएक्शन करा के क्या बना देंगे, फॉस्फाइड। अब एक एक रिएक्शन कवर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। देखो पहला क्या था अपना प्रिपरेशन, पहले टाइप की कौन सी रिएक्शन होंगी अपनी, कि फॉस्फीन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपनी ट्रिक क्या कहती है कि हम फॉस्फीन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, फॉस्फाइड से। ठीक है, अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग हम फॉस्फीन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, फॉस्फाइड से। हम फॉस्फाइड से प्रिपेयर करेंगे फॉस्फीन को। इतनी ट्रिक अपनी याद होगी। अब फॉस्फाइड भी तो किसी चीज का होना चाहिए, तो फॉस्फाइड किसका, कैल्शियम का। ठीक है, इतना क्लियर है। कैल्शियम फॉस्फाइड से हम प्रिपेयर करेंगे फॉस्फीन को। अब इसमें ट्रिक में और आगे चलते हैं। देखो कैल्शियम फॉस्फाइड में हमें इतना पता लग गया कि फॉस्फीन कहीं पे छुपी हुई है। अब इसको निकाल के हमने फॉस्फीन बनानी है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फाइड में कहीं पे फॉस्फीन छुपी हुई है और उसको निकालना है। अब डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं, सिंपल सी बात है, कुछ डालना पड़ेगा। तो क्या डालना पड़ेगा, या तो वाटर डाल दो या एसिड डाल दो, एसिड जैसे HCl। ठीक है, ये अपनी रिएक्शन होगी एनसीईआरटी की कंप्लीट, कि कैल्शियम फॉस्फाइड पे अगर हम वाटर या HCl डाल देते हैं तो हमें फॉस्फीन मिल जाएगी। ठीक है, ये अपनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अभी तक हमने किया फॉस्फीन की प्रिपरेशन, और अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, फॉस्फीन की केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी हुई हैं। तो हमें एक ही ट्रिक पता है, फॉस्फीन की प्रिपरेशन हो या केमिकल रिएक्शन हो, फॉस्फाइड और फॉस्फीन से खेलना है बस। ठीक है, अब है केमिकल रिएक्शन। मैंने क्या बोला था, फॉस्फीन की रिएक्शन कराएंगे तो बना देना है फॉस्फाइड। ठीक है, फॉस्फीन की जब रिएक्शन होगी तो बन जाएगा फॉस्फाइड। अब सिंपली इनमें फॉस्फाइड बना दो। अब देखो फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें हमने बनाना है फॉस्फाइड। अब फॉस्फाइड किसका पॉसिबल है, सल्फर का तो फॉस्फाइड होता नहीं है। यहां पे मेटल क्या है, कॉपर है, तो हमने सिंपली कॉपर का फॉस्फाइड बना देना है, और बाकी क्या बच जाएगा, H2SO4। अब सेकंड केस में भी देख लो, क्लोरीन का तो फॉस्फाइड होता नहीं, तो Hg का फॉस्फाइड बना देना है। ये बन जाएगा Hg का फॉस्फाइड, और यहां पे हमारा क्या बच जाएगा, HCl। तो इतनी सिंपल बात है। अब देखो फॉस्फीन की एक दो छोटी छोटी रिएक्शन बचती हैं जिनको हम नाइट्रोजन के बेस पे कवर कर लेंगे। नाइट्रोजन के बेस पे क्यों कवर करेंगे, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, सबको पता है कि फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है। तो जैसे जैसे नाइट्रोजन के कंपाउंड यहां रिएक्ट कर रहे हैं वैसे वैसे फॉस्फोरस के करवा देंगे। देखो ये NH3, ये PH3, HCl के साथ रिएक्ट किया, इसने बनाया NH4Cl। NH4Cl बहुत फेमस है, सबको पता है। ठीक है, NH4Cl, और ये बना देगा PH4Cl। एक सेम ऐसी रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, सिंपली हमने HCl की जगह HBr का यूज किया है। यहां बन जाएगा NH4Br और यहां बन जाएगा PH4Br। ठीक है,